स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल यूट्यूब चैनल प्रफुल्ल केमिस्ट्री क्लासेस में, जहां हम लोग सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं और आपके 3 लेक्चर्स सरफेस केमिस्ट्री के हो चुके हैं। अब आपका चौथा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है आज, 4th लेक्चर सरफेस केमिस्ट्री का। ध्यान से देखिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आपको यहां प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि यहां पर आपको कोलॉइड्स जो आपने पिछले लेक्चर में जहां से आपने खत्म किया था वहां से शुरू होगा। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कोलॉइड्स क्या होता है, कोलॉइड्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है वो बताया था मैंने, और साथ साथ कोलॉइड्स के एग्जांपल्स भी दिया था। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा कोलॉइड्स का प्रिपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। देखिए आप यहां लिखा हुआ है प्रिपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। पूरे लेक्चर में प्रिपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन का बात किया जाएगा। ठीक है, और लास्ट लेक्चर इसका लेक्चर नंबर 5 है, जो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। उसमें आपको प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स बताए जाएंगे। उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और नोट्स भी प्रिपेयर करिएगा। मैंने आपको कहा भी था, पिछले लेक्चर में भी कहा था कि नोट्स जब भी आप बनाइएगा इस चैप्टर में, और वो तो ठीक है, मगर आपको ध्यान ये रखना होता है सरफेस केमिस्ट्री जैसे चैप्टर्स में जो थ्योरी है, चीजों को समझना है। और कई बार ऐसा होगा कि आपको अपने लैंग्वेज में, अपने सेंटेंस में, अपने राइटिंग में, अपने नोट्स को लिखना पड़ेगा एग्जाम में। जैसे कोई क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में, है ना, आपको जो समझ में आता है, जो आपने समझा था क्लास में, उसी को लैंग्वेज बना के लिखिए। तो ये चीज इतना आसान नहीं है, इसलिए क्योंकि अगर इसके लिए आपको ग्रामेटिकली स्ट्रांग होना चाहिए आपका, है ना। अगर अच्छे से आता है, ग्रामर आपका ठीक है, आप सेंटेंस बना लेते हैं, तब तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत जबरदस्त स्कोरिंग है। और अगर नहीं आता है, अगर आप फंसते हैं, आपका मिस्टेक हो जाता है, आप ग्रामेटिकल एरर कर देते हैं, छोटे मोटे ग्रामेटिकल एरर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, अगर थोड़े सेंटेंस बनाने में आपको प्रॉब्लम हो जाता है, तब तो आपको चीजों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए लेक्चर नंबर 4 में प्रिपरेशन प्यूरिफिकेशन स्टार्ट कर रहा हूं मैं, और आपको वीडियो को देखना है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका है प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। कोलॉइड्स बनाने का कितना मेथड्स है, एनसीईआरटी में जितने भी मेथड्स है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। 3 मेथड्स है आपको कोलॉइड्स बनाने के, 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड आपका यहाँ है केमिकल मेथड, आप देख रहे होंगे, सॉरी, ठीक है, फर्स्ट मेथड आप देख रहे होंगे केमिकल मेथड। सेकंड मेथड है आपका इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड, और लास्ट है आपका पेप्टाइजेशन। केमिकल मेथड, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन एंड पेप्टाइजेशन, 3 मेथड्स है कोलॉइड्स बनाने के। एक एक करके मैं सब डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने। ठीक है, फर्स्ट है आपका केमिकल मेथड। केमिकल मेथड का मतलब होता है बाय द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन आप कोलॉइड्स बना रहे हैं, रिएक्शन की मदद से आप कोलॉइड बना रहे हैं। हर कोलॉइड को आप रिएक्शन के जरिए नहीं बना सकते हैं। कुछ कोलॉइड्स आपके रिएक्शन से बनेंगे, कुछ कोलॉइड्स इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड, जिसको ब्रेडिक्स आर्क मेथड भी कहा जाता है। देखिए यहां लिखा हुआ होगा ब्रेडिक्स आर्क मेथड, और एक और होता है पेप्टाइजेशन। 3 तरीके से आप कोलॉइड्स को बना सकते हैं। ठीक है, हर कोलॉइड को हर मेथड से नहीं बनाया जा सकता, इस बात को ध्यान रखिएगा। फर्स्ट क्या है आपका केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड में हम लोग केमिकल रिएक्शन के जरिए कोलॉइड्स को बनाएंगे। ठीक है, अब आपके एग्जाम में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपका केमिकल मेथड। हाँ, आपको रिएक्टेंट दे सकता है और बोलेगा प्रोडक्ट बताइए, है ना, कि कैसे बनेगा। या फिर आपको इसमें जैसे कोई बोल देगा कि AS2S3 कोलॉइड को प्रिपरेशन करना है कि इस मेथड से करिएगा, तो आप केमिकल मेथड रिएक्शन को आप लिख सकते हैं। ये आपका फर्स्ट मेथड हुआ। देखिए आप कैसे बना रहे हैं। AS2S3, है ना, ये आप देख रहे होंगे AS2S3, ये हो गया आपका रिएक्टेंट, और इसमें आप H2S मिला दे रहे हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। डबल डिकम्पोजिशन, आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लास 10 का बात मैं कर रहा हूं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में, है ना। होगा क्या, सल्फर को ऑक्सीजन की जगह लगा देना है और ऑक्सीजन को सल्फर की जगह कर देना है, दैट्स इट, खत्म काम। सल्फर ऑक्सीजन की जगह, ऑक्सीजन सल्फर की जगह। और बैलेंसिंग भी किया हुआ है इसमें, आप देख रहे होंगे 3 है, तो तीनों ऑक्सीजन इसके जगह आ जाएगा, तीनों सल्फर इसके जगह आ जाएगा, और ऑक्सीजन यहां से यहां आ जाएगा। डबल डिकम्पोजिशन, है ना। तो यहां पर आपको सोल तैयार हो गया किसका, AS2S3 का। ठीक है, तो ये आपका कोलॉइड बनाने का फर्स्ट मेथड हुआ। दूसरा मेथड ऑक्सीडेशन, आपने ये भी पढ़ा होगा 10 क्लास में। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना। सल्फर डाइऑक्साइड में H2S मिलाया जा रहा है आपका, तो आपको सल्फर का सोल बन जा रहा है। कैसे, इस सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर आपका यहां पर क्या हुआ, यहां पर भी आप कह सकते हैं ये ऑक्सीजन जो है इसकी तरफ चला गया और सल्फर सल्फर ही रह गया, ऑक्सीजन इसके पास चला गया, तब ना H2S से क्या हो गया आपका, देखिए H2O और सल्फर तैयार हो गया आपका। सल्फर का सोल बनाने के लिए हम लोग केमिकल मेथड यूज करते हैं। सल्फर का सोल, किसका सोल है, सल्फर का सोल, और इस मेथड को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। फर्स्ट वन क्या था आपका डबल डिकम्पोजिशन, एंड सेकंड वन इज योर ऑक्सीडेशन। थर्ड क्या है आपका, देखते हैं रिडक्शन। रिडक्शन में आप गोल्ड का सोल बना रहे हैं, देखिए AU का सोल बना रहे हैं। गोल्ड का सोल बनाने के लिए आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। हालांकि
इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड जो आपका नेक्स्ट वन है, वहां भी आप गोल्ड का सोल बना सकते हैं। ठीक है, गोल्ड का सोल बनाने के लिए कैसे यूज कीजिएगा, देखिए AuCl3 है ना, ऑरिक क्लोराइड है आपका, फॉर्मल्डिहाइड SCHO है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वाटर, इन तीनों को आप रिएक्शन करा रहे हैं। इस मेथड को रिडक्शन बोलेंगे तो क्या होगा, Au आपका अलग हो जाएगा और क्या बना आप देख रहे होंगे, HCOOH, फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हुआ और ये इसको रिड्यूस कर दिया, इसका ऑक्सीडेशन हुआ और बन गया ये HCOOH, जिसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं, ये बन गया और H2O कन्वर्ट हो गया। H2O से यहां से आप Cl जब निकालेंगे तो ये Cl H के साथ कंबाइन करके क्या बना लिया, HCl। कुल मिला के ये रिएक्शन को आपको याद करना पड़ेगा, गोल्ड का सोल भी बन गया, सल्फर का सोल बन गया, गोल्ड का सोल बन गया और AH2S3 आपका बन गया। तीसरा मेथड आप देख रहे होंगे ये वाला हाइड्रोलाइसिस, यहां देख रहे हैं आप, ये तीनों केमिकल प्रोसेस है आपका, डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलाइसिस, रिडक्शन है ना। हाइड्रोलाइसिस का मतलब पानी जोड़ना, तो FeCl3 में आपने वाटर को ऐड किया तो Cl रिप्लेस हो गया आपका OH से, क्योंकि वाटर में आपको पता है H और OH दोनों होता है। वाटर में क्या क्या होता है आपका बताइए, वाटर में आपका होता है H और OH, H एंड OH। तो आपने यहां क्या किया, OH आ गया Cl की जगह, Cl चल गया OH की जगह, ये आपका रिप्लेस हो गया और बन गया आपका FeOH3 और HCl। इस प्रोसेस में आपका क्या हुआ है, हाइड्रोलाइसिस हुआ है। तो केमिकल मेथड जो आप देख रहे होंगे, इस केमिकल मेथड में क्या क्या तरीका हुआ है, तो डबल डिकम्पोजिशन हुआ है, डबल डिकम्पोजिशन ये हुआ है आपका, यूज हुआ है। और क्या यूज हो गया है इसमें, डबल डिकम्पोजिशन से आपने क्या बनाया, तो AS2S3 बनाया, ये हो गया। ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है, ऑक्सीडेशन से आपने सल्फर का सोल तैयार किया, किसका सोल तैयार किया, सल्फर सोल तैयार किया, ठीक है। उसके बाद आपने रिडक्शन भी किया, रिडक्शन के जरिए आपने गोल्ड का सोल तैयार कर लिया, बहुत अच्छी बात है, गोल्ड सोल तैयार कर लिया आपने, है ना। और लास्ट आपने किया हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस से आपने तैयार किया FeOH3 का सोल, ठीक है। सोल मतलब आप कोलाइड्स होता है, आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा। ये मेथड हुआ, इसको केमिकल मेथड कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात है आपका, नेक्स्ट आपका क्या है देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, डायग्राम के साथ आता है कई बार, है ना, जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन। इलेक्ट्रिकल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहां पर आप इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से कोलॉइड का प्रिपरेशन करिएगा। इसे ब्रेडिक्स आर्क मेथड कहा जाता है। ब्रेडिक नाम के केमिस्ट ने इसको बनाया था, इसलिए कहा जाता है ब्रेडिक्स आर्क। आर्क क्यों बोलते हैं आपको मैं बता दूंगा, क्योंकि यहां पर आर्क जनरेट होता है ना, इलेक्ट्रिकल आर्क जनरेट होता है, इसलिए इसका नाम आर्क है, ठीक है। क्यों बोला जाता है आपको समझ में आ जाएगा, है ना। आपके एग्जाम में आएगा ब्रेडिक्स आर्क मेथड या इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड को एक्सप्लेन करो, तो आप इसको एक्सप्लेन करिएगा। ये आपका लैंग्वेज हो गया, ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया, ये आपका डायग्राम हो गया। मैं आपको समझा देता हूं क्या होता है ब्रेडिक्स आर्क मेथड और इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेट करने का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ देना, डिसइंटीग्रेट का मतलब उसको छोटे छोटे भाग में तोड़ देना कहलाता है डिसइंटीग्रेशन, है ना। तो देख रहे होंगे ब्रेडिक्स आर्क मेथड और इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड इज ए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। मैंने कहा था ना गोल्ड का सोल बनाने के लिए, प्लैटिनम का या सिल्वर का सोल बनाने के लिए, सोल क्या होता है, गोल्ड को आप गोल्ड को डिस्पर्सन मीडियम में ऐड कर दीजिए। जैसे डिस्पर्सन मीडियम आपका वाटर है, तो गोल्ड का जो रॉड होगा उसमें वाटर को मिक्स करके उसका सोल तैयार कर लिए, है ना, डिस्पर्सन मीडियम में ऐड करके उसका सोल तैयार कर लीजिए, दैट इज कॉल्ड सोल। जैसे गोल्ड का जो कण होगा, गोल्ड का जो पार्टिकल रॉड होगा, गोल्ड का रॉड हो गया या गोल्ड का आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसका सोल तैयार करना मतलब उसको साथ वाटर को मिक्स करके उसका एक कोलॉइड बना देना, उसी को बोलते हैं गोल्ड का सोल बनाना। कैसे बनाएंगे आप देख लीजिएगा ना, समझ में आ जाएगा, है ना। तो मेटल के सोल को बनाने के लिए हम लोग करते हैं ब्रेडिक्स आर्क मेथड। मेटल के सोल बनाने के लिए ही ये यूज होता है। मैंने आपको कहा था ना, अभी गोल्ड का सोल आपने बताया था इलेक्ट्रिकल मेथड, केमिकल मेथड से भी, ब्रेडिक्स आर्क मेथड से भी बनता है, ठीक है। अब देखिए दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ बोथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बात याद रखिएगा, डिस्पर्सन एंड कंडेंसेशन। इसमें डिस्पर्सन और कंडेंसेशन दोनों होता है, ठीक है। डिस्पर्सन भी होता है, ठीक है, डिस्पर्सन और कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब संघनन, ये दोनों होता है। डिस्पर्सन कंडेंसेशन होता क्या है आप देख लीजिएगा इसके अंदर, ठीक है। आप जब मैं फिगर बनाऊंगा तब समझ में आ जाएगा। एंड आप देखिए इसमें किया क्या जाता है, देखिए जिस मेटल का आपको सोल बनाना है, जैसे आपको गोल्ड का सोल बनाना है या प्लैटिनम का सोल बनाना है, तो उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कीजिए, उसको इलेक्ट्रिक करंट दीजिए, ठीक है। और हाई करंट देना पड़ता है आपको, है ना। बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया, एक को पॉजिटिव टर्मिनल से, ये है आपका कौन सा टर्मिनल, ये है आपका पॉजिटिव टर्मिनल, और एक तरफ आप क्या लगा दिए, नेगेटिव टर्मिनल से उसका मेटल के रॉड को आप कनेक्ट कर दिए, ठीक है। अब मिलाए किस में है, तो ये हो गया आपका वाटर, ठीक है, ये हो गया आपका वाटर, इसमें ऐड किया गया है, वाटर में ऐड किया गया है, ठीक है। वाटर हो गया आपका एक तरह का डिस्पर्सन मीडियम, यही हो गया डिस्पर्सन मीडियम। वाटर जो आप लिख रहे हैं ना यहाँ पे, यहाँ मैं लिख सकता था वाटर, यही हो गया वाटर,
ठीक है, ये हो गया। साथ साथ इसमें एक चीज और मिलाया जाता है KOH, मैं डिस्कस करूंगा बाद में। KOH को भी मिलाया जाता है, तो मैं यहां से इसको मिटा देता हूं, ठीक है, ऊपर तो लिखा हुआ ही है। ठीक, अब आप देखिएगा होगा क्या, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाता है इस दोनों रॉड पे, और इसको पानी में मिलाया जाता है, और ये पानी हो गया डिस्पर्सन मीडियम, और इसके चारों तरफ एक आइस बाथ बनाया जाता है। आइस बाथ मतलब बर्फ का टुकड़ा, यहां पर बर्फ के टुकड़े होते हैं ऐसे करके। अब ये आइस बाथ क्यों लगाया जा रहा है ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए होता क्या, मैं आपको समझा देता हूं पहले, उसके बाद मैं इधर पढ़ दूंगा। होता क्या है कि जब आप बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करिएगा ना, तो यहां पर एक आर्क जैसा जनरेट हो जाता है, आर्क। ठीक है, आर्क का मतलब होता है आप एक तरह से कह सकते हैं कि धीरे धीरे ये जो मेटल का जो पार्टिकल है ना, धीरे धीरे ये छोटे छोटे पार्टिकल में यहां कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ये धीरे धीरे यहां मिक्स होना शुरू हो जाएगा। यहां से मेटल जो है टूट के इस लिक्विड में मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये मेटल ऐसा भी हो सकता है कि आपने इतना तेज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया है कि ये मेटल वेपराइज भी कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। तो अगर ये वेपराइज कर जाएंगे तो ये मिक्स कहां रह पाए, ये मिक्स कहां रह पाए डिस्पर्सन मीडियम में। तो इसके लिए इसको ठंडा करना जरूरी होता है, और ठंडा करने के लिए ही इसमें हम लोग इसके चारों तरफ क्या लगाते हैं, आइस बाथ, ताकि इसको कंडेंस कर सके, ये वेपराइज होके निकल ना जाए, ठंडा होके ये यहीं रह जाए, मिल जाए डिस्पर्सन मीडियम में, इसलिए मिलाया जाता है इसको चारों तरफ, इसके चारों तरफ क्या लगाया जाता है, आइस बाथ, क्योंकि इसको ठंडा करेंगे तो ये क्रिस्टल का रूप रख लेगा, ये सॉलिडिफाइड हो जाएगा, यह वेपर बन के निकलेगा नहीं। इसलिए यहां पर दो मेथड मैंने यहां पर इंट्रोड्यूस किया है, डिस्पर्सन एंड कंडेंसेशन, दोनों होता है, डिस्पर्सन और कंडेंसेशन दोनों होता है। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, एन आर्क इज स्ट्रक, एक आर्क बनाया जाता है। जैसे आप प्लस माइनस दीजिएगा ना, तो एक गोल गोल सा आर्क बन जाता है अंदर में, एक मेटल आर्क जो उसको बोलते हैं, एक आर्क, एन आर्क इज स्ट्रक बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड के बीच में एक आर्क स्ट्रक हो जाता है, ऑफ डिजायर्ड मेटल, जो मेटल का आप बनाना चाहते हैं वो, अंडर द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के सरफेस के अंदर। ये सब कहां हो रहा है, आर्क कहां बन रहा है, वाटर के सरफेस के अंदर, कंटेनिंग सम स्टेबलाइजिंग एजेंट। अब देखिए यहां पर KOH मिलाया जाता है, ताकि इस जो आपका यहां पर जो ये मेटल का जो आपका पार्टिकल यहां से जो मेटल रिलीज होकर इसमें गया है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, KOH एक स्टेबलाइजिंग एजेंट है, जो कि इस पार्टिकल को, जो यहां से पार्टिकल निकला है उसको स्टेबल कर रखे, इसलिए इसमें KOH मिलाया, उसमें KOH मिलाया जाता है डिस्पर्सन मीडियम में, है ना। सच एज ट्रेसेस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, द इंटेंस हीट, इतना ज्यादा हीट प्रोवाइड हो जाता है, जब आप इलेक्ट्रिसिटी दीजिएगा इतना गर्म हो जाएगा वो, इंटेंस मतलब होता है बहुत ज्यादा गर्म, इंटेंस हीट ऑफ द आर्क वेपराइजेस सम ऑफ द मेटल, मेटल को वेपर में कन्वर्ट करने का कोशिश करता है, इतना गर्म हो जाएगा कि धीरे धीरे मेटल में कन्वर्ट होने का कोशिश होता है, ये मेटल जो है वेपर में बदलने लगता है ना। द इंटेंस हीट ऑफ आर्क वेपराइजेस सम ऑफ द मेटल विच देन कंडेंस, अब ये मेटल में वेपराइज कर जाएगा, मान लिया अगर अभी आपका वेपराइज कर गया, ठीक है, अगर ये वेपराइज कर गया तो फिर ये मिक्स कहां हुआ इसमें, तो उसको, है ना, विच देन कंडेंस, उसको ठंडा किया जाता है, कंडेंस किया जाता है, संघनित किया जाता है अंडर कोल्ड वाटर, या फिर आप कह सकते हैं आइस बाथ, कोल्ड वाटर यानी कि आइस बाथ से इसको कंडेंस किया जाता है। द वाटर इज केप्ट कोल्ड, द वाटर इज केप्ट कोल्ड विथ एन आइस बाथ, आइस बाथ की सहायता से इसको हम लोग ठंडा कर देते हैं, ताकि ये कंडेंस करके यहीं रह जाए, वेपर में कन्वर्ट ना हो। ठीक है, तो धीरे धीरे ये मेटल यहां से सारा आर्क से पार्टिकल निकला, ठंडा हो गया, तो धीरे धीरे ये जमना शुरू हो जाता है, और तब जाकर के आपका ये मेटल और ये डिस्पर्सन मीडियम का मिक्सचर तैयार होता है। दैट मिक्सचर इज कॉल्ड सोल, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोल। ये जो मेटल और डिस्पर्सन मीडियम जो दोनों क्या हुआ, जुट गया ना, तो वही मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे, सोल। ठीक है, तो हो सकता है आपसे एक क्वेश्चन यहां से MCQ निकल जाता है कि कौन सा स्टेबलाइजिंग एजेंट मिलाया जाता है ना, इसमें, तो KOH याद रखिएगा। ठीक है, तो ब्रिटिश आर्क मेथड यही है, एग्जांपल से एक्सप्लेन करने बोल सकता है, मैं इसे बहुत भी है तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, चलिए अब अगर आपका प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट कोई प्रिपरेशन है तो है पेप्टाइजेशन, सबसे इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन यही आपका पेप्टाइजेशन। व्हाट इज पेप्टाइजेशन, देखिएगा, है ना, देखिए पेप्टाइजेशन सिंपल मैं आपको अपने लैंग्वेज में समझा देता हूं। पीपीटी किसको बोलते हैं, है ना, प्रिसिपिटेट बोलते हैं इसको, प्रिसिपिटेट को, है ना, प्रिसिपिटेट को कोलॉइड्स में कन्वर्ट करने का तरीका होता है ना, प्रिसिपिटेट को कोलॉइड्स में कन्वर्ट करने का तरीका होता है पेप्टाइजेशन। अब आप बोलिएगा सर ये प्रिसिपिटेट और कोलॉइड्स में क्या डिफरेंस है, देखिए सिंपल मैं आपको समझा देता हूं। देखिए जैसे FeOH3, एक FeOH3 प्रिसिपिटेट किसको बोलते हैं, जैसे आपके पास फेरिक हाइड्रोक्साइड है, उसको आपने किसी कंटेनर में रखा और वो कंटेनर के अंदर नीचे जम गया तो उसको बोलेंगे प्रिसिपिटेट, बैठ गया, अवक्षेप बोलते हैं हिंदी में, नीचे बैठ गया तो क्या कहेंगे उसको, अवक्षेप, यानी कि प्रिसिपिटेट, नीचे बैठ गया। अब
अब उसको अगर हम कोलॉइड में कन्वर्ट करना चाहें, वो जो नीचे बैठा है हम चाहते हैं कि वो कोलॉइड्स में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको बनाने के लिए, उसको कन्वर्ट करने का प्रोसेस को बोलते हैं पेप्टाइजेशन। क्या कहेंगे? पेप्टाइजेशन। अब ये कैसे करेंगे मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं, तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, पेप्टाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रिसिपिटेट इनटू कोलॉइडल पार्टिकल। प्रिसिपिटेट को कोलॉइडल पार्टिकल में कन्वर्ट करने का प्रोसेस होता है बाय एडिंग सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। इसमें इलेक्ट्रोलाइट को मिला करके ये काम किया जाता है, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रोलाइट अगर इसमें आप मिला दीजिएगा तो जो है प्रिसिपिटेट जो है कोलॉइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। देखिएगा कैसे, मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहां पर आप डायग्राम को देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। FeOH3 का यहां पर क्या लिखा हुआ है? प्रिसिपिटेट। अवक्षेप है, ठीक है। अब देखिए आपको मैं बता देता हूं प्रिसिपिटेट और कोलॉइड्स में क्या डिफरेंस होता है। प्रिसिपिटेट पर कोई चार्ज नहीं होगा, प्रिसिपिटेट पर कोई चार्ज नहीं होगा, जबकि कोलॉइड्स और प्रिसिपिटेट दोनों फॉर्मूला एक ही है। फेरिक हाइड्रोक्साइड ये भी है, फेरिक हाइड्रोक्साइड ये भी है। इसमें कोई चार्ज नहीं होगा, इसमें चार्ज होगा। चार्ज नहीं रहा तो प्रिसिपिटेट, चार्ज आ गया तो कोलॉइड्स। समझ में आया? चार्ज नहीं है तो प्रिसिपिटेट नीचे बैठ गया। चार्ज समझ लीजिए, है ना, FeOH3 का जान है। एक तरह से समझिए FeOH3 का जान है चार्ज। अगर उसे जान निकल जाए तो नीचे बैठ जाएगा कि नहीं? हम लोग से भी अगर जान निकल जाएगा तो हम लोग नीचे नहीं धड़ाक से गिर जाएंगे। वही चीज है, हम लोग का जान है, हम लोग का जान है चार्ज। मान लिए अगर मान लिए मेरे से वो निकल जाए तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। वही चीज है, FeOH3 का जान है, उसका चार्ज निकल जाएगा तो प्रिसिपिटेट बन के नीचे बैठ जाएगा। अब किसी तरह से उसके अंदर जान डाल दिया गया, किसी तरह से उसके अंदर चार्ज डाल दिया गया, अगर उसी के अंदर चार्ज आ गया तो वो वापस खड़ा हो जाएगा और वो बन जाएगा कोलॉइड्स। समझाया? प्रिसिपिटेट में चार्ज नहीं होता है, कोलॉइड्स में चार्ज होता है, बस दोनों में यही अंतर है। देखिए FeOH3 में कोई चार्ज नहीं था, यहां पर कोई चार्ज आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इसको अगर मिक्स कर देंगे FeCl3 के साथ, अब आपको लग रहा होगा FeCl3 के साथ ही मिक्स क्यों किया गया है ना? कोलॉइड्स का या इस FeOH3 का एक नेचर है, क्या करेगा कि FeOH3 और FeCl3 में कौन सा आयन कॉमन है जरा बताइए। तो आपको दिख रहा होगा दोनों में आपको Fe दिख रहा है, यहां भी Fe दिख रहा है, यहां भी Fe दिख रहा है। तो ये क्या करेगा? FeCl3 से Fe3+ को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। FeCl3 से किसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा? है ना, FeCl3 से Fe3+ को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। और जब अट्रैक्ट करेगा तो FeOH3 में Fe3+ यानी कि चार्ज आकर के एडजॉर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडजॉर्ब। और जब इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा तो देखिए यहां पर सब पर क्या दिख रहा है आपको? चार्ज दिख रहा है। अगर चार्ज आ गया तो ये क्या बन गया है? कोलॉइडल पार्टिकल। जब तक चार्ज नहीं था तब तक क्या था? प्रिसिपिटेट। जहां Fe3+ इस पर चार्ज ले लिया तो ये क्या बन गया? कोलॉइड्स बन गया। यही है आपका, है ना। FeOH3 प्रिसिपिटेट था, उसमें FeCl3 मिला दिए। FeCl3 से क्या निकला? Fe3+ निकला। उस Fe3+ को ऐड हो गया, एडजॉर्ब हो गया, तो FeOH3 पर चार्ज आ गया और चार्ज बन गया तो ये क्या बन गया? कोलॉइड्स बन गया। ठीक है, यहां पर देख रहे होंगे। पेप्टाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रिसिपिटेट इनटू कोलॉइडल पार्टिकल बाय एडिंग सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। सुटेबल लिखा हुआ है ना। द इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज पेप्टाइजिंग एजेंट। जो इलेक्ट्रोलाइट को आप मिलाइएगा उसको क्या कहेंगे? पेप्टाइजिंग एजेंट। इट इज स्टेबलाइजिंग एजेंट। ये एक तरह का स्टेबलाइजिंग एजेंट भी होता है, स्टेबल बनाता है इसको, है ना। The peptidation occurs because as the electrolyte is added to freshly precipitate substance, the particle of precipitate preferentially absorb one particular type of ions of electrolyte आयन कॉमन विद द प्रिसिपिटेट सब्सटेंस। देखिए क्या लिखा हुआ है, मैंने यही कहा ना कि जब आप इसको मिलाइएगा तो ये इन दोनों में जो कॉमन आयन है इसको प्रेफरेंशियली एब्जॉर्ब करता है। इन दोनों में कॉमन आयन कौन सा था? Fe3+ इसको एब्जॉर्ब किया अपनी ओर, है ना। यहां लिखा हुआ है कॉमन आयन को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। एज ए रिजल्ट दे गेट डिस्पर्स्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, है ना। रिपल्सन की वजह से, है ना, जैसे इस पर Fe3+ आएगा, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा और चार्ज आ जाएगा तो सब एक दूसरे से अलग हो जाएगा। और अलग क्योंकि देखिए जैसे इसके ऊपर चार्ज आया, है ना, अभी उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था तो सब मिल गया था, ऐसे करके सब ऐड हो गया था, इसलिए नीचे बैठ जाता है। लेकिन जैसे इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, FeOH3 के ऊपर चार्ज आ जाएगा तो सब पर प्लस 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 आ जाएगा तो रिपल्सन होने लगेगा और सब दूर भागेगा, और दूर भागेगा तो ये समझ लीजिए स्टेबल हो गया, और स्टेबल हो गया तो यानी कि ये क्या बन गया? कोलॉइड्स बन गया। ठीक है, समझिए FeOH3 पर कोई चार्ज नहीं था, इसलिए सब मॉलिक्यूल जो होगा ना FeOH3 का सब एक दूसरे से जुड़े चिपकते जाएगा। लेकिन जैसे इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा तो सब पर प्लस 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 आ गया, और प्लस प्लस में क्या होगा? रिपल्सन, और रिपल्सन होगा तो ये दूर चला जाएगा और ये कोलॉइड का रूप ले लेगा। ठीक है, वही लिखा हुआ देखिए। एन एग्जांपल ऑफ पेप्टाइजेशन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक हाइड्रोक्साइड विद फेरिक क्लोराइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड में फेरिक क्लोराइड को मिला करके हम लोग पेप्टाइजेशन कैसे करते हैं इज गिवन इन द फिगर। फिगर में लिखा हुआ है, ये यहां तो आपको लिखा हुआ है कि जो आपने यहां पर पढ़ा था वो आपका फिगर में यहां दिया हुआ है। ठीक है, तो पेप्टाइजेशन समझ में आ गया होगा। प्रिसिपिटेट को कोलॉइड में बदलना, जब उसमें उसका कॉमन आयन वाला इलेक्ट्रोलाइट को मिला दिया जाता है तब इसी प्रोसेस को बोलते हैं पेप्टाइजेशन। आपसे कोई एक नंबर का पूछे व्हाट इज पेप्टाइजेशन तो आप सिर्फ एक पॉइंट लिख के काम चला सकते हैं। अगर आप ये डायग्राम बना दीजिए तो बेस्ट हो गया, सिर्फ ये वाला डेफिनेशन लिख के काम चला दीजिएगा, ये एक्सप्लेन करने का आपको जरूरत नहीं है।
ठीक है। चलिए, तो प्रिपरेशन हो गया आपका कोलॉइड्स का। अब आते हैं हम लोग प्यूरिफिकेशन। कोलॉइड्स को हम लोग प्यूरिफाई करेंगे, साफ सुथरा करेंगे। प्यूरिफाई करने का देख रहे होंगे, 3 प्रोसेस आपको दिख रहा होगा। कोलॉइड को प्यूरिफाई करने का 3 प्रोसेस है। फर्स्ट है आपका डायलिसिस, दूसरा है आपका इलेक्ट्रोडायलिसिस, तीसरा आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। 3 तरह का प्यूरिफिकेशन का मेथड है ना। कई बार देखा जाता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, है ना। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, निम्नलिखित टर्म्स को एक्सप्लेन करिए। आज के क्लास में आपको बता रहा हूं, बोलेगा पेप्टाइजेशन, डायलिसिस, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। एक को दे दिया प्रिपरेशन, 2 को दे दिया प्यूरिफिकेशन। मिला जुला के आपको देता है, 1 प्रिपरेशन 2 प्यूरिफिकेशन, ऐसे करके देता है। या प्रॉपर्टी से भी दे सकता है, जो आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़िएगा। डायलिसिस क्या होता है, देखिए यहां पर आपको यहां पर बना हुआ है डायलिसिस क्या है। सिंपल है, देखिएगा बहुत सिंपल बात है। इसमें एक तरह का आपको बैग दिख रहा होगा। इस बैग में कोलॉइड्स भी है और इसमें इंप्यूरिटीज भी है। कोलॉइड्स भी है और इंप्यूरिटीज भी है। इंप्यूरिटीज छोटे छोटे आयंस होते हैं, बहुत छोटे छोटे आयंस होंगे, और कोलॉइड्स का पार्टिकल बड़ा बड़ा होता है। जो आपको गोल गोल दिख रहा होगा, ये आपका कोलॉइड्स है, और छोटे 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 ऐसे करके इंप्यूरिटीज प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसको साफ सुथरा करने के लिए, इस इंप्यूरिटीज को इससे निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं डायलिसिस। डायलिसिस के लिए एक बैग होता है, एक ऐसा डायलिसिस बैग बोलते हैं। वो बैग, अब बैग किस चीज का बना होता है, आपने सॉल्यूशन चैप्टर अगर पढ़ा है तो आपने एक टर्म पढ़ा होगा SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो आपको मैं बता देता हूं एग्जांपल क्या होता है। SPM यानी कि ये जो बैग है आपका डायलिसिस बैग, ये किन मटेरियल का बना होता है वो मैं आपको बता देता हूं। ये एनिमल मेम्ब्रेन हो सकता है, पर्चमेंट पेपर हो सकता है, आपने नाम सुना होगा पर्चमेंट पेपर, अगर आपने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पढ़ा है तो। सेलोफेन का मेम्ब्रेन हो सकता है, देखिए यहां पर यहां लिखा हुआ होगा, ठीक है। एनिमल मेम्ब्रेन ये लिखा हुआ है, देखिए एनिमल ब्लैडर भी बोलते हैं, पर्चमेंट पेपर, सेलोफेन सीट, ये सब का बैग बना होता है। अब ये बैग का काम क्या होता है, बैग में जो ये होते हैं, इसमें जो छेद होता है, छोटा छोटा बहुत छोटा छेद होता है, इस छेद से ये आपका कौन निकल जाएगा, जरा बताइए। उस छेद से कौन निकलेगा, जो छोटा चीज होगा वो निकल जाएगा, है ना। तो ये जो छोटे छोटे इंप्यूरिटीज है उस छेद से बाहर निकल जाते हैं, जबकि कोलाइड होते हैं थोड़े बड़े बड़े और वो उसी जगह पे बने रह जाते हैं, ठीक है, सिंपल। और इधर से क्या किया जा रहा है, आप देख रहे हो इधर से पानी डाला जा रहा है, ताकि पानी डालने के बाद इसका इंप्यूरिटीज को बाहर निकालने में इजी पड़ता है। इधर से पानी डाला जा रहा है और इधर से पानी निकल रहा है, यहां से पानी डाल रहे हैं, पानी निकल रहा है, और इससे सारे इंप्यूरिटीज जो छोटे छोटे हैं वो इससे पास करके निकल जाएंगे। दैट्स इट, यही आपका डायलिसिस। अब आपको मैं पढ़ देता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ए डिसॉल्व्ड सब्सटेंस। इसके अंदर ये डिसॉल्व था ना, घुला हुआ था, डिसॉल्व सब्सटेंस फ्रॉम कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन से जो डिसॉल्व सब्सटेंस है इसको अलग करने का प्रोसेस है ना, बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन। और इस काम में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफ्यूजन कर रहे हैं। बोलिएगा सर डिफ्यूजन कहां से आ गया। देखिए पानी जब आपने डाला था तो पानी इसके अंदर भी था, पानी इसके बाहर भी था। इस बैग के अंदर भी पानी चला गया, बैग के बाहर भी पानी है ना। लेकिन पानी का अमाउंट ज्यादा किधर है, बैग के बाहर है। तो ये क्या करेगा, पानी इसको, इसके अंदर का इंप्योरिटीज को यहां से बाहर निकाल दिया, यहां से हाई से लो की तरफ, है ना। हाई से यहां आपका सारा पानी जो है, इस पानी क्या किया, इसके अंदर का इंप्योरिटीज को निकाल दिया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डायलिसिस। यहां पर हम लोग डायलिसिस का डायलिसिस मैं बोल रहा हूं, है ना, इसको कहेंगे डिफ्यूजन। यहां पर डिफ्यूजन हुआ है, पानी इसके अंदर के इंप्योरिटीज को बाहर निकाला, इसलिए मैं यहां कह रहा हूं क्या, बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू ए सुटेबल मेम्ब्रेन। सुटेबल मेम्ब्रेन की सहायता से आपने ये काम किया है, ठीक है। देखिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डिसॉल्व सब्सटेंस फ्रॉम कोलाइडल सॉल्यूशन बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू ए सुटेबल मेम्ब्रेन। अगर आपने एक डेफिनेशन लिखना है तो आप सिर्फ यहां से डेफिनेशन लिख के भी नंबर उठा सकते हैं, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। ऐसे एक्सप्लेन किया गया है यहां पे। द मेम्ब्रेन कैन बी यूज्ड फॉर डायलिसिस आर एनिमल मेम्ब्रेन, पर्चमेंट पेपर, सेलोफेन सीट। पार्टिकल्स, आयंस और स्मॉल मॉलिक्यूल्स इन ए ट्रू सॉल्यूशन कैन पास थ्रू दीज मेंबर्स बट नॉट द कोलाइडल पार्टिकल। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो आराम से निकल जाएंगे, जबकि कोलाइडल पार्टिकल इससे नहीं निकलेंगे। यही मेन बात है, यही होता है आपका डायलिसिस, ठीक है। चलिए, अब आता है आपका डायलिसिस। अगर आपको देखिए, डायलिसिस के बाद आता है इलेक्ट्रोडायलिसिस। जब आपको डायलिसिस समझ में आ जाए तो समझिए आपको इलेक्ट्रोडायलिसिस भी समझ में आ गया। देखिए होता क्या है, डायलिसिस प्रोसेस बहुत स्लो होता है, आप बहुत धीरे 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 निकलेगा उस इंप्योरिटीज। उसको फास्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस, है ना। डायलिसिस में ही सिर्फ आगे क्या लग गया है, इलेक्ट्रो। अब ये क्या करेगा, देखिए सब कुछ वही है, वो फिगर आप देख रहे हैं, सेम फिगर है जो आपने अभी पहले बनाया था, पानी उसी तरह से निकल रहा है। लेकिन होता क्या है, मैंने अभी जस्ट कहा कि इसमें होते हैं आयंस। इंप्योरिटीज क्या होते हैं, आयंस। आयंस कितने टाइप के होंगे, 2 टाइप्स के। कौन कौन, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। तो क्या जाता है, इन सॉल्यूशन में
इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाता है। एक तरफ आपका बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होगा, एक तरफ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होगा। करंट दिया गया इसको, करंट देने से क्या होगा, चूंकि आयंस पर चार्ज है प्लस या माइनस, अब क्या होगा, जैसे करंट आएगा ना तो ये आयंस अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। जैसे अगर आयंस यहां जो अंदर में आयंस है वो प्लस चार्ज है, वो किधर जाएगा, माइनस रॉड की तरफ जाएगा। अगर वो उस पर माइनस चार्ज है तो किधर जाएगा, प्लस रॉड की तरफ जाएगा। तो जो आयंस पहले स्लोली स्लोली इस मेम्ब्रेन से निकल रहा था, अब वो तेजी से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, है ना। यही प्रक्रिया को कहा जाता है इलेक्ट्रोडायलिसिस। समझ में आया? देखिए यहां लिखा हुआ है द ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ डायलिसिस इज स्लो, है ना। डायलिसिस का प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है। हाउएवर इट कैन बी एक्सेलरेटेड, इसको स्पीड अप किया जा सकता है बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके इसको हम लोग तेज कर सकते हैं, है ना। अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा, इंप्योरिटीज आयंस मूव फास्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इंप्योरिटीज होते हैं आयंस वाले, वो जल्दी जल्दी मूव करेंगे, है ना, टू अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ, एंड द प्रोसेस गेट्स क्विकेंड। इस तरह से इसका प्रोसेस को आप तेज कर सकते हैं। इसी प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोडायलिसिस। कितना आसान था देखिए, ठीक है। चलिए अब आता है आपको लास्ट है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसे मैं सबसे इंपॉर्टेंट कहूंगा। अगर आप प्यूरिफिकेशन में मेरे से पूछेंगे सबसे इंपॉर्टेंट प्यूरिफिकेशन कौन है, तो मैं क्या कहूंगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। पिछले लेक्चर में आपने एक बात पढ़ा था कि कोलॉइड्स जो है नॉर्मल फिल्टर पेपर से क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन जो है नॉर्मल फिल्टर पेपर से पास कर जाता है। कोई भी फिल्टर पेपर से ट्रू सॉल्यूशन पास कर जाता है। कोलॉइड जो है वो नॉर्मल फिल्टर पेपर से तो पास कर जाता था, लेकिन अल्ट्रा फिल्टर से पास नहीं करता था। पिछले लेक्चर में आपको बताया था। अब ये अल्ट्रा फिल्टर क्या होता है, देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फिल्टर पेपर है, जैसे ये आपके पास एक कोई बैग जैसा ही मैं बना देता हूं, ये है फिल्टर, ठीक है। इससे आपको कोलॉइड्स को पास कराना है। होता क्या है, नॉर्मल फिल्टर, जैसे आप डायलिसिस मेम्ब्रेन ही देख लीजिए ना, नॉर्मल फिल्टर का जो स्पोर होता है, यानी कि जो छेद होता है, ये जो अंदर में जो इसका छेद है ना, वो बहुत ही बड़ा होता है। इससे कोलॉइड्स पास कर जाएगा। अब जब बताइए कोलॉइड्स पास कर जाएगा तो कोलॉइड और इंप्योरिटी आप अलग कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसके जो पोर्स है, छेद है, वो बहुत छोटे नहीं होते हैं, इनको बहुत छोटा बनाया जाता है, एकदम महीन, है ना। नॉर्मल फिल्टर का जो छेद होता है थोड़ा बड़ा होता है, उसको एकदम छोटा कर देंगे, इतना छोटा कर देंगे कि कोलॉइड क्रॉस ना कर पाए, है ना। वो जो फिल्टर तैयार कर रहे हैं, नया वाला फिल्टर, इसका छेद बहुत ही छोटा है, दैट फिल्टर इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्टर। उसी को अल्ट्रा फिल्टर कहेंगे। अब वो अल्ट्रा फिल्टर बनता कैसे है, देखिएगा यहाँ पे, है ना। इन दिस मेथड ए स्पेशल फिल्टर पेपर इज यूज्ड, एक खास तरह का फिल्टर बनाया जाता है टू रिमूव इंप्योरिटीज, उससे इंप्योरिटीज को निकालने के लिए। सिंस द पोर्स ऑफ ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर आर टू लार्ज, नॉर्मल फिल्टर का जो पोर्स होता है बहुत ज्यादा। देखिए होगा क्या, अगर एक तरफ कोलॉइड भी है और एक तरफ इंप्योरिटीज भी है, अगर छेद बड़ा हुआ तो कोलॉइड भी निकल जाएगा, इंप्योरिटीज भी निकल जाएगा। तो फायदा क्या हुआ, आप क्या चाहेंगे कि कोलॉइड रुक जाए, सिर्फ इंप्योरिटीज पास करे, इंप्योरिटीज छोटा छोटा होता है वो निकल जाए और कोलॉइड्स उसी में रुक जाए। तो इसके लिए हम लोग बनाएंगे एक ऐसा फिल्टर जो कोलॉइड को रोक दे लेकिन इंप्योरिटी को पास कर दे और उस छेद का साइज को छोटा कर दे, है ना। उसी को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्टर, है ना। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर टू लार्ज, कोलॉइडल पार्टिकल कैन पास थ्रू, और उससे आराम से कोलॉइडल पार्टिकल पास कर जाते हैं। नॉर्मल फिल्टर का मैं बात कर रहा हूं। टू स्टॉप द फ्लो ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल, हम चाहेंगे कि कोलॉइडल पार्टिकल का फ्लो को रोक दें, है ना। द पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर कैन बी रिड्यूस्ड, उसके नॉर्मल फिल्टर के पेपर के पोर्स को छोटा कर सकते हैं इन साइज बाय फिलिंग देम विथ कोलॉइडियन सॉल्यूशन, है ना। यही ध्यान रखिएगा, कोलॉइडियन सॉल्यूशन। अब ये बोलेगा कोलॉइडियन सॉल्यूशन क्या है, कोलॉइडियन सॉल्यूशन जो है उसको मिला करके आप पोर को छोटा कर सकते हैं। अब ये कोलॉइडल सॉल्यूशन बनता कैसे है, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ देखिए, द स्टैंडर्ड कोलॉइडल सॉल्यूशन इज ए, स्टैंडर्ड कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या है, 4% नाइट्रोसेलुलोज, 4% क्या है, नाइट्रोसेलुलोज, ये ध्यान रख सकते हैं आप। नाइट्रोसेलुलोज का 4% है और इसमें मिक्स क्या क्या हुआ है देखिए, है ना, इन ए मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर। इसमें दो कंपाउंड है मिक्स, अल्कोहल प्लस ईथर। ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा होगा 4% नाइट्रोसेलुलोज में क्या क्या मिक्स है, अल्कोहल और ईथर मिक्स है। ये इनका जो मिक्सचर होगा, दैट मिक्सचर इज कॉल्ड कोलॉइडल सॉल्यूशन, कोलॉइडॉन सॉल्यूशन। और वो कोलॉइडॉन सॉल्यूशन को अगर आप उस नॉर्मल फिल्टर पेपर पर डालिएगा ना तो उसका पोर छोटा हो जाता है, और पोर छोटा हो जाएगा तो समझिए फिर आप दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, है ना। Thus colloidal particles are
सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द मटेरियल बाय यूजिंग अल्ट्रा फिल्टर पेपर। इस तरह से आप कोलाइडल सॉल्यूशन को इंप्यूरिटीज से अलग कर सकते हैं इस अल्ट्रा फिल्टर पेपर से। तो इस पूरे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि नॉर्मल फिल्टर पेपर का पोर बहुत ही बड़ा होता है, उसके पोर को छोटा करने के लिए उसमें कोलाइडियन डालते हैं। क्या होता है कोलाइडियन? 4% नाइट्रोसेलुलोज के साथ अल्कोहल और ईथर। उसको अगर आप नॉर्मल फिल्टर पेपर पर डालिएगा तो उसका पोर का साइज छोटा हो जाता है और फिर उससे कोलाइड पास नहीं करेगा लेकिन इंप्यूरिटीज पास कर जाएगा। इस तरह से आप फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखा आपने, बहुत ही ज्यादा कुछ खास नहीं था आज के लेक्चर में, प्यूरिफिकेशन और प्रिपरेशन था। हालांकि इंपॉर्टेंट यहां भी है, आपको पेप्टाइजेशन पूछ सकता है एग्जाम में, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पूछ सकता है एग्जाम में, ब्रिडिक्स आर्क भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में, डायलिसिस भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में, है ना। छोटे छोटे 1 नंबर के डेफिनेशन यहां से निकल सकते हैं, एग्जाम्पल के साथ, डायग्राम के साथ, जैसे भी हुआ मैंने यहां पर आपका, है ना, ट्राई किया है आपको समझाने का। ठीक है, चलिए, तो आज का लेक्चर यहीं तक। अच्छा लगा होगा तो आप लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा। थैंक यू।